हाय एवरीवन। तो इस सीरीज़ में हम 7 ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं जिन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके आप एजम्पशन बेस्ड जो कि टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं सीसेट के उनको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। कुछ एक जो प्रिंसिपल्स है पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, आप जाकर के वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। कम से कम 13-14 क्वेश्चन एजम्पशन बेस्ड ही होते हैं यूपीएससी के, और ये टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत लोग मात खा जाते हैं। ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे। अभी हम जिस प्रिंसिपल पे फोकस कर रहे हैं दैट इज ओपन एंड इज द राइट एंड, कि जो स्टेटमेंट आपको ओपन एंडेड मिलेगी, ओपन एंडेड स्टेटमेंट होने का मतलब, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका मतलब वेग होना नहीं होता है ना। ओपन एंडेड स्टेटमेंट का मतलब होगा कि आप उस स्टेटमेंट को अनलिमिटेड रूप से अगर आगे आप खींचें तो आप पाएंगे कि हाँ ये ठीक ही होगा, है ना। तो ओपन एंडेड में स्कोप रहता है ऐसी स्टेटमेंट्स का कि हाँ ये चीज़ तो ठीक ही होगी। जो भी ऐसी आपको स्टेटमेंट मिले वो नॉर्मली आप एजम्पशन में भी पाएंगे जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ये तो यूनिवर्सली ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने क्वेश्चन पिछले उसमें अटेम्प्ट कर लिया था कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आर प्रेजेंट क्रॉप वुड एनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। ओपन एंडेड है, बिल्कुल है, और लग रहा है कि यूनिवर्सली ठीक है कि किसी भी चीज़ की अगर हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ये ऑब्वियसली हमें, है ना, अपनी फूड सिक्योरिटी या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ की सिक्योरिटी के लिए एनेबल करेगा। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो ये बात सही है। बस इन स्टेटमेंट्स में हमें कंफर्म ये करना होता है कि ये चीज़ यहाँ लिखी गई है या नहीं, बस इतनी सी बात इसमें देखनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन तो हम पिछले उसमें देख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे इसे कुछ और जगह भी अप्लाई करेंगे, ये भी हमने देख लिया था, है ना। अगेन पैटर्न यहाँ पे नोटिस करना है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द आंसर, वी विल डिस्कस द पैटर्न, कि किस तरीके की ये जो स्टेटमेंट है ये आपको हिंट दे देती है हाँ मैं ठीक हूँ, है ना, मैं स्टेटमेंट ठीक हूँ। अब बस आपका काम ये रहता है कि आप कंफर्म करो कि पैराग्राफ में वो बात लिखी गई है या नहीं। एजम्पशन का मतलब ये नहीं है, मैंने पिछली बार भी आपको कहा, इसका मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, कि आपके पास पैराग्राफ दिया गया है उससे आप क्या पूर्व अनुमान लगा सकते हैं दो चीज़ों के बारे में, कि इस पैराग्राफ में लिखी गई बात का कॉज क्या होगा, मतलब इससे पहले क्या आता है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब इसके बाद क्या आएगा। इतना सा अनुमान लगाना है आपने। दैट मीन्स जो भी आपका अनुमान होगा वो एक फ्लो में होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए। या तो वो इससे पहले आए इस तरीके का हो स्टेटमेंट, या इसके बाद आए इस तरीके का हो। आप इधर उधर की बात इसमें नहीं डाल सकते हैं। अब फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि कोई ऐसी स्टेटमेंट है क्या जो इलॉजिकल हमें लगे और कोई भी चांस नहीं है उसके सही होने का, उन्हें पहले ही हटा देंगे। पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन आर ऑल्सो प्रोन टू सफर फ्रॉम एंग्जाइटी अबाउट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। आपको इस स्टेटमेंट को आप रिफ्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, आप इसे रिफ्यूट नहीं कर सकते, आप इसे नकार नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि अमीर लोग भी एंग्जाइटी सफ़र कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। बस हमने अब क्या है ना, कंफर्म क्या करना है बस अब ये कि ये स्टेटमेंट यहाँ कहीं लिखी हुई है, पॉवर्टी लाइन, बस इतना सा कंफर्म करना होता है। फिर दूसरा, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। कैन रिजल्ट ओपन एंडेड है ना, कि हाँ पॉसिबिलिटी यहाँ रखी गई है, कैन रिजल्ट। क्लोज एंडेड क्या होगा, है ना, या फिर रेडिकल स्टेटमेंट क्या होती है, वो होगी कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी will result in peace and social equality of the country, will ultimately result in peace and social equality in the country। ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता था, ये नहीं हो सकता है। ये तो आप पढ़ते ही हैं, आपको मालूम ही है, जनरल नॉलेज है ये आपकी, कि पॉवर्टी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी, उतनी ज़्यादा सोशल इक्वालिटी किसी एक कंट्री में होगी। बिल्कुल सही बात है। अब बस हमने ये कंफर्म करना है, ये दोनों स्टेटमेंटें यहाँ कहीं लिखी हुई है। If social inequality is the most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem। कि भैया पॉवर्टी से भी ज़्यादा जो बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इनसिक्योरिटी है, ये यहाँ पे लिखा गया है।
Besides those below the official poverty line, even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurity. लगा ना यहाँ पता कि भैया जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी है वो भी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है उनको। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है, आप अज्यूम कर सकते हैं। फिर आता है कि वेरियस काइंड की इनसिक्योरिटी होती है जिसमें जॉब रिलेटेड डैश 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 डैश। मैनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्चुअली इंटेंडेड टुवर्ड्स मिटिगेटिंग दीज इनसिक्योरिटीज। तो सरकार मिटिगेट करना चाह रही है इन इनसिक्योरिटीज को। दूसरी स्टेटमेंट क्या यहां पे लिखिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। अब इसको आप इसमें देख लो, कोई ऐसी बात इसमें लिखी हुई है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। बिल्कुल देखो यहां से बात पता चल जाती है। फिर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली ये देखना होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इनसिक्योरिटीज को, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज को या फिर इन पॉवर्टी वगैरह को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रही है। क्यों? ताकि मेन प्रॉब्लम्स जो है सोशल इनइक्वालिटी और इनसिक्योरिटी है ना, सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से पीस हैम्पर हो रही है, ऑब्वियसली वो इससे दूर हो सके। तो आप ये एजम्पशन लगा सकते हैं, यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि सरकार ऐसा काम कर रही है, क्यों कर रही होगी, इसीलिए कर रही होगी। ओपन एंडेड है ना, कैन। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी स्टेटमेंटें हमेशा सही ही होगी, ऐसी एजम्पशनें हमेशा सही ही होगी, लेकिन एटलीस्ट इससे हमारा टाइम बच जाता है जब हम इस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट एक स्टेप आगे हम आ जाते हैं। हमें मालूम है कि हाँ स्टेटमेंट को तो आप रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं, लॉजिकल है दोनों स्टेटमेंट है। अब हमारे पास काम बचता है सिर्फ ये देखने का कि इसकी बात यहाँ हुई है कि नहीं। जैसे अगला देखो, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। होता होगा, मतलब आप कैपिटलिज्म को ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, उल्टा नहीं कह सकते आप। दैट मीन्स ये वाली जो सीधी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे दी गई है, इसकी उल्टी अगर गलत है तो ये वाली सही होगी, ऑब्वियसली नॉर्मली ये सही ही होगी। तो इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि, है ना, हाँ, या फिर इस बात पे एक लिटिल डिस्प्यूट है कि कैपिटलिज्म से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं। दूसरा, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू इट्स ट्रिकल डाउन इफेक्ट। दोनों बातें लॉजिकल लग रही है, दोनों बातों में कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि हाँ ये गलत होगी, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन और पुअर सेक्शन भी कैपिटलिज्म से बेनिफिट होते हैं, ये देखा गया है, मान लीजिए। और फिर अगर आपको इन बातों को जब आप पढ़ रहे हैं ना, अगर उसमें डाउट भी लगे, ये जीएस में भी करना ये चीज़ अप्लाई, अगर किन्हीं दो स्टेटमेंटों पे डाउट भी लगे तो अपने आसपास के एग्जाम्पल्स ढूंढ के, सोच के, है ना, उनके रेफरेंस में उस स्टेटमेंट को सोचिए कि हाँ यार पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन तो इंडिया में भी बेनिफिट हुए हैं। हमने देखा है कि 2005 से लेकर के 2014 तक इंडिया में 21 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। क्यों? इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से। 1990 के रिफॉर्म के बाद से इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बस चेक ये करना है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है या नहीं, इसका कोई जिक्र हुआ है कि नहीं। There has been a democracy that has grown economically. There has been no democracy that has grown economically without corporate capitalism. डेमोक्रेसी में कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म होना ही चाहिए, ये कह रहा है ना। एजम्पशन क्या, हम यहाँ से एक और बात, अगर वो बोले कि हम इससे क्या एजम्पशन बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कैपिटलिज्म, क्या वो एजम्पशन सही होगी? नहीं, एजम्पशन गलत क्यों होगी? क्योंकि यहाँ कैपेबिलिटी नहीं बताई गई है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी विदाउट कैपिटलिज्म सर्वाइव कर सकती है या नहीं। यहाँ लिखा गया है कि आज तक नहीं हुई है, ये नहीं है कि आगे नहीं होगी। तो ये सब बातें, डिफरेंस जो है इसका ध्यान में रखिए आप। इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी एंड एनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज विच आर इनएविटेबल विद ग्रोथ। ग्रोथ के साथ ये होगा ही होगा। इट जनरेट्स जॉब। तो यहाँ से बात पता चल रही है ना कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। अगला, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, है ना। कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज विदाउट द फर्दर इनपुट्स, प्राइवेट बिजनेस, है ना, बिग कंपनीज कैन ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल एंड बिकम कॉम्पिटिटिव बोथ डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली। ठीक है,
अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म बेस ऑल्सो लीड्स टू एडिशनल रेवेन्यूज फॉर द स्टेट, ठीक है, विच इन टर्न कैन बी यूज फॉर ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड क्रिएटिंग। देखो सीधी बात यह है, एक ट्रिक आप ये भी अपना सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो मार्जिनलाइज सेक्शन यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, पुअर सेक्शन यहाँ हाईलाइट किया गया है, यहाँ ढूंढने की कोशिश करो मार्जिनलाइज्ड कहाँ लिखा है। जहाँ लिखा है ना, जहाँ जहाँ लिखा है उन स्टेटमेंट्स को फिर पढ़ो। अगर ऐसी कोई बात लिखी है, यहाँ तो लिखी है कि भैया वेलफेयरिज्म इससे आता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी सही होगी। और ये बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन था, है ना। ये भी आप अपनाना अगर आपके पास टाइम उस टाइम, क्योंकि सीसेट में टाइम का बहुत क्रंच होता है, तो आप देखिएगा। अगला एक प्रिंसिपल है जो कि यूनिवर्सली आप देखेंगे, जब हम 2024 का भी और 2023 के भी पेपर जब हम देखेंगे, ये तो सारे 2025 के हैं, उसमें भी हर साल यूपीएससी ये एक ट्रैप डालता है कि वो मनी का पॉइंट डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पैराग्राफ होगा जो कि डेवलपमेंट पे होगा, जिसमें कहीं पे भी बात नहीं की गई होगी बजट की, गवर्नमेंट बजट की या प्राइवेट बजट की, कहीं पे बात नहीं की होगी। वो एजुकेशन पे होगा, एजुकेशन में क्वालिटी की बात की गई होगी, लेकिन कहीं पे भी बजट की बात नहीं की गई होगी। लेकिन एजम्पशन में वो डाल देगा कि देयर इज़ अ लैक ऑफ बजट और गवर्नमेंट फाइनेंसिंग फॉर द एजुकेशन। नॉर्मली वो स्टेटमेंट गलत होगी। जब भी वो ऐसा मनी का पॉइंट उसमें डाले और उस मनी की बात अगर यहाँ नहीं हुई है पैराग्राफ में, आपको यहाँ कहीं दिख रहा है पैसे की बात हो रही है या कोई अमाउंट लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो अगर लिखा है, बीच में लिखा है तो ठीक है, कंफर्म करने के लिए एक बार पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये प्रिंसिपल दे रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पे देखेंगे ना कोई अमाउंट की बात हुई है, बजट की बात हुई है, तो कान आपने चौकन्ना रख देना है। वो एजम्पशंस भले आपको लगे कि हाँ आप स्टेटमेंट को रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं की गई होती है नॉर्मली। नॉर्मल कह रहा हूँ मैं, अप्लाई एकदम से ब्लाइंडली नहीं कर देना है, बस ये है कि चौकन्ना हो जाना है ना। एजम्पशंस यहाँ पे बनाई गई है। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन, अगेन एजुकेशन का ही निकला ये, हायर एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट दैट नीड्स टू अलाइन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो वो जो होप तुशांत है वो बोलेगा कि इसे हटा दो, लेकिन नहीं भाई, एक्सट्रीम भी सही होती है और अब वो एक्सट्रीम ही डालने लगा है। इन आर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रोमोटिंग हायर एजुकेशन। देखो फंड्स की बात यहाँ हुई है एजम्पशन में, अब हमने देखना है यहाँ कहीं फंडिंग की बात हुई है कि नहीं। इतनी सी बात हमने देखनी है, इससे ज़्यादा कोई बात हमने नहीं देखनी है, राइट। फिर एक बार इसे वेरीफाई कर सकते हैं हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कि इन आर कंट्री रिग्रेटेबली टीचिंग एंड लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन हैव बीन आर फोर्टे, बट न्यू डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर्स क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम है, बट ये भी साथ में हाईलाइट करना है कि हायर एजुकेशन की बात यहाँ हुई है क्या इस स्टेटमेंट में। तो हम यहाँ से कंक्लूड नहीं कर देना इतने से में कि हाँ ये पूरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन की बात हुई है एजम्पशन में। अभी तक तो यहाँ कोई हायर एजुकेशन की बात नहीं हुई है। ये सब आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। Learning through doing, asking questions from multidisciplinary perspectives on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting the articulation. Higher education should not, अब हुई बात, higher education should not either be mere servant of the government policy or passive respondent to public mood. Higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. ये आई आपकी ओपन एंडेड स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है, ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। टीचिंग हैज़ टू बी री इन्वेंटेड, वाई एंड इन व्हाट मैनर, इन अ मैनर विच सूट्स दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन। तो यहाँ से बात पता चल रही है हमें कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कहीं सफिशिएंट फंड की बात हुई है क्या ना। आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं फालतू में। हो सकता है ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फंड पूरा हो लेकिन टीचर की क्वालिटी ही ख़राब है, लोगों में एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो, तो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि सफिशिएंट फंड नहीं है। सिंपल सी बात है। आगे मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ। द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस इन अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यूनिवर्सली ट्रू है ये स्टेटमेंट। कहीं जा करके आप किसी से पूछ लो, पागल भी इसे गलत करार नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है, फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अलाइन करना चाहिए मॉडर्न नीड्स के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। बस बाद में हमने चेक ये करना है इसकी बात यहाँ हुई है कि नहीं हुई है। बात सही है, यही चेक करना है इसकी बात हुई है यहाँ कि नहीं।
wealthier societies tend to incur great loss of calories of food materials due to indirect utilization of their agriculture produce। मैंने कल आपको एक प्रिंसिपल बताया था कि बर्डन शिफ्टिंग जहाँ पे भी हो रहा हो या यूनिलैटरल टॉक, दो मान लीजिए दो पलड़े हैं, एक पलड़ा है गरीब कंट्रीज़ का, एक है अमीर कंट्री का। अगर कोई एजम्पशन सिर्फ गरीब की बात कर रहा हो कि गरीब कंट्रीज़ को ये करना चाहिए या अमीर कंट्रीज़ को ये करना चाहिए, नॉर्मली उस केस में जो है वो एक गलत स्टेटमेंट होती है, क्योंकि बर्डन शिफ्टिंग हो रहा है ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैलोरीज की बात हुई है कि वेल्थियर सोसाइटीज़ में सच में कैलोरी लॉस होता है क्या, ये एक यूनिवर्सल ट्रू चीज़ भी लगती है। अगर वो यहाँ ये भी लिखता ना कि वेल्थियर सोसाइटीज़ ऑफन टेंड टू इनकर, या फिर टेंड टू इनकर, या फिर टेंड टू कंज्यूम मोर, या फिर टेंड टू एमिट मोर, तो ये बात भी एकदम सही थी। वेल्थियर सोसाइटीज़ सच में बहुत घिनौनी है इस मामले में, रिसोर्स के गुड यूटिलाइजेशन के मामले में। गरीब लोग बढ़िया यूटिलाइजेशन करते हैं, वो बोतल को, प्लास्टिक की बोतल को भी रिसाइकिल करते हैं। 20 रुपए की वो पानी की बोतल अगर मार्केट में खरीदेंगे, वो उनके 20 महीने तक चलेगी। गांव ले जाएंगे और उस बोतल का उपयोग, है ना, गांव में खेत में पानी ले जाने के लिए करेंगे, वो फेंक नहीं देंगे। ये अमीर लोगों के चोंचले हैं। वो ये अमीर, ये मैं गाली दे दूँ, ये साले ये कुछ भी कर रहे हैं, अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कैपिटलिज्म का साइकिल कभी बैठ के देखना, है ना, सोचना, ये अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर उसके लिए प्रॉब्लम, है ना, मार्केट क्या है, मार्केट कंसिडर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द एक्टर्स विल कम टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड दे विल चार्ज अ बिट ऑफ इट, दैट इज मार्केट। दे विल चार्ज अ बिट फॉर इट, दैट इज मार्केट। अब उन्होंने वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं, उससे वो मार्केट के पहले एमिशन करेंगे, फिर वो एमिशन रिडक्शन टारगेट देंगे, फिर वो कार्बन सर्टिफिकेट वगैरह ये इशू करेंगे, फिर आएगा सीडीएम सूडीएम। इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सच्ची बात है, ये प्रॉब्लम सारी अमीर लोगों ने, अमीरी ने दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है ना। एंड इट इज़ अ हाईली पैरासाइटिक लाइफ, पीपल हैव नो टच ऑफ लाइफ इन मॉडर्न डे, दे हैव नो टच ऑफ लाइफ। टेलीग्राम का सीईओ है जिसको मैं मानता हूँ कि हाँ ये है बंदा यार, वो जी रहा है अपनी लाइफ, ठीक है अमीर है लेकिन वो जी रहा है अपनी लाइफ, है ना, अच्छे से जीता है वो। बाकी नहीं यार, ये चार दीवारों में बैठ के आप भी मत करना, रिज़ाइन कर देना 10 साल बाद, मैं बता रहा हूँ, सिलेक्ट हो गए रिज़ाइन कर देना। अब देखते हैं कि इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन। कोई आया है यार बाहर, एक मिनट, चलो कोई नहीं। हाँ, तो हमने क्या अब देखना है कि फूड मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग की बात यहाँ कहीं हुई है कि नहीं हुई है, कि इफ़ देर इज़ इनइक्वालिटी इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देर इज़ ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। इनइक्वालिटी है, एज सोसाइटीज बिकम वेल्थियर देयर कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इंक्रीजेज। जितने अमीर होंगे एनिमल प्रोडक्ट, है ना, उतने आप जानवर खाएंगे। दिस मीन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक फूड स्टफ एज ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स दैट कुड फीड ह्यूमन डायरेक्टली इज इंस्टेड बीइंग कन्वर्टेड इनटू फीड। मतलब आप जो पहले वेज खाना खाते थे, वो अब जानवरों को दे के उनका मांस खाएंगे, ये है ना। येट दिस कन्वर्जन ऑफ प्लांट बेस्ड एनिमल फूड ओनली 16% ऑफ कैलोरीज फेड टू चिकन, है ना, व्हेन वी ईट देम दिस, है ना। मुझे तो इससे आधा आधा पढ़ के ये समझ आ रहा है कि ये बोल रहा है कि भैया आप जब प्लांट किसी जानवर को दोगे तो उसकी कुछ ही कैलोरीज जानवर तक जाएगी, फिर आप उस जानवर को खाओगे उसकी भी कुछ ही कैलोरीज आप तक आएगी। इस पूरे प्रोसेस में कैलोरी लॉस बहुत हो रहा है, उसकी वजह से एमिशन भी आ रहे हैं, है ना। ये जो एंगल है, परसेंट ऑफ लार्ज एनिमल्स दैट आर फेड टू ग्रेन एड प्रोटीन बिफोर द स्लॉटर। फिर अब देखो इसमें, यहाँ बात तो हुई है कि इनइक्वालिटी हुई है, एज द सोसाइटीज बिकम वेल्थियर देयर कंजम्पशन पैटर्न एट्सेट्रा, ये भी चेंज होते हैं।
The food manufacturing and processing industry in every country should align their objective and processes in accordance with the changing needs. यहाँ needs की बात तो हुई है, बिल्कुल सही बात है. और there is a greater inequality in the food production and utilization. As societies become wealthier, their consumption annual product, है ना. यहाँ कहीं इंडस्ट्री की बात हुई है. Yet conversion of the food plant waste, chickens are recovered, the conversion rate goes beyond एंड फैट. यार मुझे तो कहीं इसमें इसकी बात नहीं हुई है फूड प्रोडक्शन वगैरह की, और इनके इंडस्ट्री की बात मुझे एटलीस्ट यहाँ पे नहीं दिख रही है. कहीं अगर बीच में की गई होगी, क्योंकि आधा तो देखो हमें समझ आ रहा है ना. लेकिन और ये भी हमें समझ आ रहा है कि हाँ नीड्स ऑफ द सोसाइटी चेंज हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव तो एटलीस्ट नहीं है कि फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना, उसको अलाइन करना चाहिए. क्योंकि इंडस्ट्री की यहाँ बात हुई ही नहीं है. मुझसे अगर वर्ड यहाँ कहीं छूट गया होगा बीच में तो देख लेना एक बार. सो आई बिलीव ये ऑप्शन तो रॉन्ग होना चाहिए, है ना. पता नहीं यूपीएससी का इसमें क्या आंसर है, लेकिन दिस ऑप्शन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स इट शुड बी रॉन्ग. पहला ऑप्शन. वेल्थियर सोसाइटीज टेंड टू इनकर ग्रेटर लॉस ऑफ द कैलोरीज. ये तो हमें पता है ना, ये तो मालूम है, ये तो मालूम है. यहाँ पढ़ लिया ना हमने कि लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है. तो ये क्लियर एजम्पशन हम यहाँ से ये तो नहीं बना सकते. एटलीस्ट हो सकता है कि आप ऐसा थोड़ा सोच के कि हाँ यार मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में चेंज करते हैं क्योंकि सोशल चेंज आ रहा है, यहाँ तक सोचना जायज़ है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, यहाँ से आप ये आइडिया भी नहीं लगा पा रहे हैं. इसमें क्या है, यहाँ टेंडेंसी बताई गई है बस. यहाँ ये नहीं बताया है कि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हमारी अलाइन हुई है या नहीं हुई है चेंज के लिए. यहाँ ये बताया है कि चेंज ऐसा होता है. सो आई बिलीव ये एजम्पशन सही नहीं होनी चाहिए, है ना. मैं इसमें 50-50 हूँ, लेकिन चलो ऐसे बीच में वो कुछ एक सवाल आएंगे. अगली बात है, ज़िंदगी में किसी की कैपेबिलिटी जो जिंदा है ना, उसकी कैपेबिलिटी पे ज़िंदगी में कभी क्वेश्चन मत करना, भले वो अपंग हो. और ये बात यहाँ पे भी लागू होती है. कोई भी ऐसा सवाल आए जहाँ पे कैपेबिलिटी क्वेश्चन की गई हो, मान लो ये लिखा गया हो कि डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट एस्केप द लूप ऑफ डेवलपमेंट ट्रैप या अंडर डेवलपमेंट ट्रैप, मान लो ऐसा अगर वो स्टेटमेंट दे दे तो कैन नॉट, जहाँ भी कैपेबिलिटी क्वेश्चन हो रही है ना, वो स्टेटमेंट सीधे ही गलत है. वो यहाँ से आपने वेरीफाई भी नहीं करना है, सीधे ही गलत होगी. जैसे सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन द पीपल. कैन रिजल्ट है ना, ओपन एंडेड है, ओपन एंड रखा गया है. हाँ पॉसिबिलिटी है ये होने की, अगर आप सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट करते हो. ये यहाँ लिखा गया है कि नहीं ये हम आगे जानेंगे. पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ एडेप्टिंग. देखो जैसे ही आपको पता चला ना कि पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ, आगे पढ़ना भी नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली स्टेटमेंट तो सीधा ही कर दो, ख़त्म, आगे पढ़ना भी नहीं है. बस अब यहाँ से वेरीफाई करो कि इसकी बात की गई है कि नहीं है सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट की. Over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon, implying that household emissions will have to be cut to close to nothing. ठीक है. A leading climate scientist reckons that at best half the reduction might be achieved through demand side measures. कि आधे रिडक्शन जो है वो डिमांड साइड मेजर से ही रिड्यूस होंगे, सच एज बिहेवियरल चेंज एटसेट्रा. And even that would require companies and government to provide more incentive to change through supply side. तो डिमांड साइड में अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको सप्लाई साइड में थोड़े और इन्वेस्टमेंट चाहिए. अब सप्लाई साइड में क्या क्या चेंज करने हैं इसकी कोई बात नहीं हुई है. बस हम यहाँ से एजम्पशन क्या लगा रहे हैं कि सप्लाई साइड में इन्वेस्टमेंट करके कंपनियाँ लो कार्बन बिहेवियर लोगों में ला सकती है. पता चल रहा है ना कि इवन अगर आपको लो कार्बन बिहेवियर लाना है तो सप्लाई साइड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो ये एजम्पशन सही है. दूसरा तो हमने देखना ही नहीं है, दूसरा हमने देखना ही नहीं है. कैपेबिलिटी जहाँ भी क्वेश्चन हो देखना ही नहीं है. फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. पॉसिबिलिटी है, बाकी हम यहाँ देखेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. ये तो ऐसा है कि आप इसको मना करोगे क्या इस स्टेटमेंट को. सर्कुलर इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली ज़्यादा है, सच्ची बात है ये. अगर आप रीयूज़ करोगे ना रिसोर्सेज को, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसमें.
मिनरल्स का रीयूज़ करोगे तब तो है ही है। तो आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सर्कुलर यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ पाती है, ये नहीं कह सकते आप, गड़बड़ होगा वो। स्टेटमेंट 1 अब हमने कंफर्म करना है, 2 भी कंफर्म करना है कि इसकी बात हुई है कि नहीं। स्टेटमेंट 1, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। पढ़ते हैं। In only 50 years, the world consumption of raw material has nearly quadrupled to more than 100 billion tons. ठीक है, less than 9% of this is reused. 9% से भी कम रीयूज है। बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल कंटेन मटेरियल सच एज lithium, cobalt, manganese, nickel, dash, and supply chains are long and complicated. Buyers risk being aggravated by the suppliers, poor environmental and labor standards. Reusing materials makes sense, है ना, कि भैया वैसे ही इन एलिमेंट की कमी है, बैटरी में ये पाई जाती है, सप्लाई वैसे ही नहीं है, तो ऐसे में रीयूजिंग मटेरियल मेक्स सेंस। वंस बैटरीज रीच द एंड ऑफ देयर लाइफ, एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल भी होता है इसके लिए, है ना, बैटरीज के लिए या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। दे शुड गो बैक टू द फैक्ट्री वेयर देयर इंग्रेडिएंट्स कैन बी रिकवर्ड एंड पुट इनटू न्यू बैटरीज। बिल्कुल सही बात है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद द सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ से आपको पता चल रहा है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। मैं इसमें भी 50-50 हूँ, श्योर है ना, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में ये जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, मिनरल्स यूज हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इनका आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज है, यहाँ से आपको क्या लगता है कि ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर का मतलब है कि एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, क्या वो सर्कुलर इकोनॉमी के एग्जाम्पल है? क्या वो सच में इसका वो रीयूज कर पा रहे हैं? जब ऊपर ही लिखा गया है कि लेस देन 9% ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज रीयूज्ड, लेस देन 9%, है ना। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर, अगर यहाँ ये लिखा होता ना ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज कैन बी मेड गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, तब ये ठीक था। लेकिन यहाँ तो शुड गो बैक लिखा हुआ है ना, कि इट शुड गो बैक, दैट मीन्स ऐसा नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ, बट दे कैन बी मेड सो, दोज इंडस्ट्रीज कैन बी मेड सो। सो मुझे इसमें अभी भी उसमें है ना 50-50 कन्फ्यूजन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 3-4 सवाल ऐसे आएंगे ही आएंगे 50-50 कन्फ्यूजन वाले, पूरे 27 में से, और वो एजम्पशन वाले ही सवाल होंगे। जो क्रक्स है, मैसेज है, वो क्लियर है सवाल, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो आपके गलत भी होते हैं वो 3-4 वो एजम्पशन वाले ही होने हैं, और मैं तो इसे गलत डिक्लेयर करूँगा। हो सकता है यूपीएससी ने इसे सही डिक्लेयर किया हो, है ना, अपने आंसर में, मैं इसे फिर भी गलत डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि आप यहाँ से परफेक्टली अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं कि आर दे एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारा बैटरी वेस्ट आपका ऐसे ही चला जाता है। एज ऑफ नाउ आर दे एग्जाम्पल और नॉट, है ना। भले ही यूपीएससी के आंसर में जो है डाइवर्जेंस हो इस मामले में, लेकिन मैं अगेन इस बात पे बेट करूँगा कि प्रिंसिपल तो यही कहता है कि अननेसेसरी अज्यूम नहीं करना है। जो बात लिखी हुई है और जो उससे रिलेटेड है, उस डेटा के आधार पे जो आप बिल्कुल सर्टेनली सोच सकते हो कि हाँ इसकी बात तो हो ही सकती होगी, सिर्फ वही एजम्पशन है यहाँ से, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है कि एज ऑफ नाउ वो सर्कुलर इकोनॉमी है या नहीं। इसलिए ये वीडियोस आ रहे हैं, ये डेली आ रहे हैं। इफ़ यू लाइक्ड दिस सेशंस, तो भाई कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते रहिए, यू कैन अप्रिशिएट मी फॉर दिस, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये हेल्पिंग है तो। बाकी अगली बात यह है, जो तो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इस साल ईपीएफ, सीएपीएफ, ईपीएफओ वगैरह जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए, है ना, जिसमें आपको बस आना है, आपने अपने बेसिक प्रिपेयर किए हैं, बस आना है ना, यहाँ आपने बैठना है और PYQs के माध्यम से पूरा का पूरा अपना सिलेबस रिवाइज़ करना है। और मैं यहाँ हमेशा आपको गारंटी देता हूँ 30 से 40 क्वेश्चन का हिट रेशो आपको यहाँ से मिलता है, क्योंकि पूरा स्टैटिक इसमें कवर है, PYQs कवर है उसके, है ना, NCERT लिंकेज, और जो बहुत लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही है वो भी है। बहुत सारे लोग आप में से मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे जो
खुदा न खास्ता ना भी कर पाएंगे, वो मेंस की तैयारी करना ज़रूर चाहेंगे 2026 और 2027 के लिए। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें बाकी और कुछ नहीं करना है, आपको बस मेंस का पूरा कंटेंट मिल जाए जीएस का। नंबर 2, डेली 60 दिन तक आप आंसर राइटिंग कर पाए, और वो भी किसी की गाइडेंस में लाइव, जिसमें इवेल्युएशन हो रहा हो लाइव, तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स हम स्टार्ट कर देंगे आंसर राइटिंग, 4-5 दिन का गैप लेके आंसर राइटिंग डेली, है ना, शुरू होगी। और इसमें डेली लाइव रिव्यू होते हैं आंसर्स, ठीक है, लाइव रिव्यू होते हैं, पीयर रिव्यूज़ भी होते हैं। मैं वहाँ बैठा होता हूँ, मैं भी लाइव वहाँ पे बताता हूँ कि हाँ इसमें आंसर्स में ये गड़बड़ी है। यही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, ये मुझे मालूम है, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। वहाँ बस एक इवेलुएटर आएगा जो फेयर आंसर, फेयर इंट्रो लिख करके, है ना, 800-900 रुपया पर कॉपी वो आपसे ले लेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू।